अच्छा शराबी चेक कराने तो बाद मसला खराब है वो जो हथ पाक ने वेख्या ना ते मैं देखी ना गोया निकलिया इट बड़ा अच्छा मैं बांडे पट्ठे जिन्होंने वो पहले पट्ठे पुट्ठे से खाते उस तो 2 दिन पहले खा ली सी मैं कहा यार ज़्यादा ना अंदर बंदा घट्टा हो गया मैं गब्बा नहीं तो जरा ना मसला कितने चिर की कपड़ निकली खाली निकली निकली नहीं खाती नहीं उन्होंने की टीके लाए तौर पर टीका मेडिसिन नहीं दी उन्होंने जरूर लिखा हुआ है अच्छा उन्होंने होना चाहिए डॉक्टर याद है जो इलाज किया मैं चलना था शुगर उठ के बाहर आ गई पहले भाई उठा घट जाता भाई बहुती बह रही थी बहुती बह रही थी जो टुरती थी लत्तां डोले खाती थी ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘੋਰਾ ਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵੀ ਲਈਏ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੀਪਾਂ ਪੀਤੇ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज आजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये आज एक हमने नया किस्म का केस देखा है जो कि मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने इस भैंस को एक हफ्ते से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट भी देखें कैसा कर रहे हैं कि अगर जानवर कुछ चारा वगैरह खाता है, कम खाता है तो जुगाली भी करता है, जुगाली कम करता है, तो इसको ये देखें कि इसको एक कंटेजियस बीमारी है या नॉन कंटेजियस है, यानी कि जरासीमों वाली बीमारी है या यानी कि बगैर जरासीमों से। कंटेजियस और नॉन कंटेजियस का हम ये मतलब समझते हैं मुतद्दी और गैर मुतद्दी। मुतद्दी बीमारी में इन्फेक्शन आ जाती है और गैर मुतद्दी में कोई इन्फेक्शन नहीं होती। ये हमारी खुराक की वजह से, सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से, खुराक की बेतदाली की वजह से ये अक्सर लोग जानवरों में बदहज़मी का मसला बन जाता है। तो हुआ ये था बदहज़मी की वजह से ये रुकी थी, लेकिन इन्होंने करीबी डॉक्टर को बुलाकर इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाए और साथ इन्होंने अपने इसकी प्रेगनेंसी चेक करवाई और प्रेगनेंसी चेक करवाने से इसको थोड़ा सा मसला ये पैदा हुआ कि इसकी रेक्टम में अंदर ज़ख़म हो गया, क्योंकि पहली चारा कम खा रही थी। अगर जानवर चारा कम खा रहा है तो कोशिश करें कि रेक्टल जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, पी टेस्ट ये है, ये इसको यानी कि ना ही चेक करें तो बेहतर होगा। अगर चेक करेंगे तो जानवर बीमार है, अंतड़ियों का मसला है, स्टमक का मसला है, स्टमक में भी सोजिश हो सकती है, अंतड़ियों में भी सोजिश हो सकती है, क्योंकि खुराक की बेतदाली की वजह से तो इसको मसला पहले बना हुआ था बदहज़मी का। इसने बाजू डालकर यानी कि डॉक्टर यानी कि एग्ज़ामिनेशन की तो चेक करने के बाद उन्होंने ये रिज़ल्ट दिया कि ये भैंस नॉन प्रेग्नेंट है और उस दिन से ये भैंस चारा भी नहीं खा रही, जुगाली भी नहीं कर रही और आहिस्ता आहिस्ता ये भैंस इतनी कमज़ोर चली गई कि ये बैठने से भी कासर होगी और खड़ी भी नहीं हो रही थी। बैठती थी तो खड़ी नहीं खड़ी नहीं हो सकती थी। तो हमने जब देखा इसको आकर तो हमने देखा ये तो सिंपल इंडिकेशन का केस था। हम सिंपल इंडिकेशन की हम इस तरह तारीफ़ करते हैं, इसकी इस तरीके से पहचान करते हैं। ये एक गैर मुतद्दी बीमारी है। निज़ाम में ख़राबी हो जाने के अमल को बदहज़मी कहते हैं, या मिदे में माइक्रोफ्लोरा का किसी वजह से कम हो जाना या गैस्ट्रिक जूस का कम पैदा होना बदहज़मी कहलाता है। बदहज़मी में जानवर को भूख कम लगती है या बिल्कुल ही भूख कम हो जाती है या बिल्कुल चारा वगैरह छोड़ देता है, खाना वगैरह छोड़ देता है। इसके अलावा इसके मैदे की हरकत सुस्त पड़ जाती है और गोबर की हालत बदल जाती है। गोबर मिकदार में कम या बड़ा हो जाता है या असहार लग जाते हैं। ये बीमारी आमतौर पर ग़ज़ा में बेतदाली के साथ हुआ करती है। ये देखिए हम भैंस को मुकम्मल चेक कर रहे हैं, इसका मुंह खोल कर चेक कर रहे हैं या इसको कोई मसलन भी मैग्नीशियम की कमी तो नहीं या कैल्सीमिया की कमी तो हाइपोकैल्सीमिया का मसला तो नहीं। हम ये सारा इसको देख रहे हैं, इसकी सारी तशख़ीस कर रहे हैं, इसकी आँख की झिल्ली भी चेक कर रहे हैं।
जबकि इसकी आँख की झिल्ली भी ठीक है। और इसकी वल्वा को चेक कर रहे हैं, वल्वा की अंदर वाली जगह देखी तो हल्की सी रेडनेस और हल्के हल्के यानी कि रेडनेस के स्पॉट हमें नज़र आ रहे थे, और इसके साथ साथ रेक्टम में भी ज़ख्म नज़र आ रहे थे। ये सारा मसला जो है बाद में हुआ है, पहले इसको सिंपल इंडिकेशन का मसला था। इसकी आँख की कोई पिंक वाइट नहीं है झिल्ली, कोई किसी किस्म की इसमें खून की कमी पहले नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें खून की कमी भी हो गई थी, और साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में मेटाबॉलिक की डिजीज़ भी हो गई थी। ये बाद में सारा मसला पैदा हुआ है। हम अपने फार्मर को ये समझा रहे हैं कि मामूली हालत में जानवर खुद बहुत ही ठीक हो जाता है। आप इतने ज़्यादा डॉक्टरों को या फिर आप मेडिसिन क्यों लगवाई, इंजेक्शन क्यों लगवाए, और साथ में उन्होंने पता नहीं कौन कौन से ड्रिपें भी लगा दी। यानी कि एंटीबायोटिक के साथ साथ ड्रिपें लगाने से और कुछ सिरप वगैरह पिलाने से इस भैंस में मज़ीद जो मैदे के अंदर मौजूद माइक्रोफ्लोरा की तादाद जो थी वो कम होती चली गई, और गैस्ट्रिक जूस जो खुराक को हज़म करने में मदद देता है वो भी कम पैदा होने लग गया, जिसकी वजह से भैंस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इसका हमने टेम्परेचर चेक किया, इसका टेम्परेचर 94.2 आया था। ये देखिए, इसको खड़ी भी हमने कराकर चेक किया तो ये गिरती है, ये चलने से भी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये नीचे फर्श लगा हुआ। अगर गिर गई तो इसकी टांग को या इसके शोल्डर जॉइंट को या डिसलोकेशन का मसला बन सकता है या फ्रैक्चर का मसला बन सकता है। तो इसलिए मालिक ने डरते हुए ही इसको इस अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। ये चल भी नहीं सकती, और चलते हुए चलने के साथ साथ ये अपनी टांगों पर अब सही तरीके से खड़ी भी नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा इसके जिस्म में वीकनेस। ये देखिए, आँख बिल्कुल साफ़ है, इसकी आँख को कोई मसला नहीं है। ये भैंस बिल्कुल ठीक थी। सिंपल इंडिकेशन के बाद इस भैंस की तबीयत ख़राब होती चलेगी, इसकी हालत ख़राब होती चलेगी, इसके जिस्म में मेटाबॉलिक डिजीज़ का मसला बना, इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, इसको साथ हमने देखा विटामिन B1, B2, B6, B12 की डेफिशिएंसी होगी, और इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होगी। तो हमने इसका इलाज करना शुरू किया। तो जब हमने इलाज किया तो ये देखिए कितना चमकदार हुआ। इलाज करने के बाद फ़ौरन ही ये भैंस खड़ी हो जाती है। ये हम दिखा रहे हैं इनको कि ये भैंस की हालत इतनी ख़राब है। आप इसका इलाज जो किया है, किसी डॉक्टर ने जो इसका इलाज किया वो हमें बताओ, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट दी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही इधर जो इसके पास डॉक्टर है वो भी इसकी इनकी जो मार्केट है, इनकी दुकानें, इधर ही डॉक्टर बैठा हुआ था, वो भी बुला रहे हैं। और ये इनका मकसद है कि आप पूछ लें इनसे कि ये इस भैंस का क्या इसने इलाज किया, ताकि आपके इलाज में आसानी हो जाए। मैं भी यही चाहता था कि या डॉक्टर को हमारे पास बुला कर लाया जाए या हमें फ़ोन से बात करवाई जाए। तो ये देखिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये भाई मुझे बात कर रहे थे कि अगर ये भैंस नहीं बच रही तो आप ये हमें इजाज़त दें कि हम ये भैंस सेल कर दें, क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं। इनकी पहले भी 2-3 जानवरों का जानी नुकसान हो चुका है। ये यही देख रहे हैं कि ये हमारी भैंस नहीं बच सकती, क्योंकि ये इधर जितने भी स्टमक के केस होते हैं, ये स्टमक वाले केस जो होते हैं वो हमें बात कर रहे हैं कि ये हमारे जानवरों को यानी कि शफायाबी नहीं होती। हम ये कहते हैं, हम दावे से कहते हैं कि हम एक दफ़ा एक जानवर को लाजमी चेक करवाएं। अल्लाह की मेहरबानी से हम डायग्नोज करके मुकम्मल तशख़ीस करके हमारा ये पैगाम है, हमारा ये ऐलान है कि हम आपको इलाज करके दिखाएँ कि अल्लाह की मेहरबानी से दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी से और उसकी रहमत से हम यानी कि दावा करते हैं कि ये भैंस का हम इलाज करेंगे। और ये हमने इसको मुतमिन किया, और ये इन्होंने जो कसाई वगैरह बुलाए हुए थे उनको इन्होंने फिर इजाज़त दी थी, वो फिर चले गए। ये देखें, ये भैंस बैठने की कोशिश कर रही है, इसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये खड़ी हो जाए। ये देखे बैठ रही है, और इसका जो स्टोमक है वो भी यानी कि अंतड़ियों की खुश्की की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ये इनके जो फ्लैंक्स हैं, दोनों फ्लैंक्स जो अंदर को धंसी हुई हैं। ये देखो, ये बैठी है तो लेट गई एक साइड पे। क्यों लेटी है? क्योंकि इसके जिस्म में कुफ्त मुदाफ़त की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से इसकी टांगों में कुव्वत नहीं है। इस सांस भी तेज़ तेज़ ले रही है। इसकी जो नोज़ है, इसके नथने खुश्क हुए हैं, मज़ल भी खुश्क हो गई है। और इसके हमने जब मुंह खोलकर जबड़ा चेक किया था, इसकी दांतों वाली जगह जो थी नीचे से रेड थी और ऊपर से वो पीला यानी कि खुश्क हुई थी खून की कमी की वजह से।
اور جب ہم نے اس کے جانور کے منہ میں جو سلائیوا تھا، سلائیوے کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گریز وغیرہ کے ساتھ جب میرا ہاتھ لگ گیا ہے کہ میں نے بار بار دھونے سے بھی میرا ہاتھ صاف نہیں ہو رہا تھا، اتنی زیادہ یعنی کہ اسٹمک میں اس کی جو پوائزننگ ہوتی ہے، پوائزننگ پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ 9-10 دن سے جتنے بیمار ہے، لیکن یہ تو مجھے 7 دن کا بتا رہے ہیں، 7 دن کی بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمیں بھینس کو کرونک کیسز کی وجہ سے ہمیں یعنی کہ انہوں نے بتایا اور ہم نے آ کر اس کا علاج کیا، کہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے پہلی ہی خوراک میں یہ فارمر بھی خوش ہو گیا اور یہ بھینس کو کافی حد تک فرق پڑا، اور یہ بھینس اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر باہر بھی چلی جاتی ہے۔ باہر جا کر اس نے تھوڑا سا اس کے سامنے ہم نے منہ کے پاس چارہ وغیرہ بھی کیا تو چارہ وغیرہ بھی کھانے لگ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ بھینس کو ہم نے یہ دیکھو دم اٹھا رہی ہے، کیونکہ یہ 8 دن سے اس نے کوئی گوبر نہیں کیا ہے۔ اس کو مختلف مسالہ جات دیے گئے، اس کو اسٹامک کے لیے اس کو سیرپ وغیرہ پلائے گئے، اور جیسے جیسے یہ اپنے مسالہ جات دیتے رہے ایسے ہی یہ بھینس اندر سے یعنی کہ کانسٹیپیشن میں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کانسٹیپیشن میں آتی چلی گئی، اور یہ باہر آ گئی ہے۔ یہ پہلے بھینس اندر کھڑی نہیں ہو رہی تھی، اگر کھڑی ہوتی تھی تو اپنی ٹانگوں پہ لٹکھڑا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بھینس کسی آدمی کے اوپر گر جائے گی یا پھر گر کر یہ اپنی ٹانگ کو چوٹ لگا لے گی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں نے مجھے یہی بتایا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کو نہ چلائیں، اگر جو چلائیں گے تو یہ گر گئی تو اس کی ٹانگ یا اگلی ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا پچھلی ٹانگ کا فریکچر ہو جائے گا۔ بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ دیکھو یہ لڑکا میں بتا رہا ہے کہ یہ بھینس آج پہلے دن ہی اتنی زیادہ یعنی کہ بہتر طریقے سے کھڑی ہوئی ہے اور یہ چل کر آ گئی ہے۔ یہ کھڑی نہیں ہوتی تھی، اگر کھڑی ہوتی تھی تو 1 منٹ کے یا 2 منٹ کے اندر اندر یہ بیٹھ جاتی تھی۔ اصل میں یہ بھینس جو ہے ڈرائی ہے، یہ دودھ وغیرہ بھی نہیں دے رہی، اور ساتھ ساتھ اس کی جو پریگننسی تھی انہوں نے یہ سمجھا تھا اس کی 7 منتھ کی پریگننسی ہے، لیکن میں نے تو نہیں اس کی پریگننسی ٹیسٹ کی، لیکن مختلف جو ڈاکٹر پہلے یہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کی نان پریگننسی کا بتایا ہے۔ اصل میں یہ کیوں ہوتا ہے مسئلہ اسٹامک پرابلم میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ ڈائجسٹو سسٹم خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، نظام کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نظام کی خرابی کے ساتھ ساتھ جب جانور معدے میں خوراک کھاتا ہے، جانور کی غذا ہضم نہیں ہوتی، تو ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جانور کا جو ڈائجسٹو سسٹم رکنے کی وجہ سے معدے میں موجود خوراک جو ہوتی ہے وہ پوائزننگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کو 2 عدد رنگر لگائی تھی اور 2 عدد ہم نے NS دی تھی، اس میں ہم نے 100 ml اپنا کیلشیم دی، اور نوامن ہم نے 100 ml ڈالی، اور ساتھ ہم نے B1 B2 B6 کا ہم نے 20 ml ٹیکا ڈالا، اور ساتھ ہم نے فاسفو پلس کی انجیکشن آتا ہے وہ ہم نے 20 ml ڈالا، ڈیکسامیتھاسون 20 ml ڈالا۔ یہ ہم نے IV سلو ڈرپ پہ لگا کر جب ہم نے بھینس کو کھڑا کیا تو بھینس فوراً کھڑی ہو گئی۔ ہم نے انٹرا مسکولر طور پر ہم نے فلوٹک 10 ml دیا، اور ساتھ ہلکا سا اینٹی بائیوٹک سادہ آکسی ٹیٹراسائکلین 5% ہم نے 20 ml دیا، اور لیور ٹونر کو بہتر کرنے کے لیے ہیپا بووی سیرپ 50 ml آدھا لیٹر پانی میں ملا کر پلانے کی ہم نے سفارش کی۔ ہم نے کانسٹیپیشن کے لیے قبض کے لیے ہم نے یہ میڈیسن دی، تیل تارپین 30 ml، سپرٹ امونیم ایرومیٹک 60 ml، اور تیل السی 600 ml ملا کر اورلی پلا دیا، یا نال کے ذریعے پلا دیا، یا پھر اسٹمک ٹیوب کے ذریعے پلانے کی سفارش کر دی۔ معدے کی کمزوری جو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے خامروں کی ضرورت ہوتی ہے، انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ جانوروں میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ میٹابولزم کے ذریعے جسم میں خوراک کو پروٹین، چکنائیاں اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کافی مقدار میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میٹابولزم کا کام یعنی کہ خوراک کی توڑ پھوڑ کرنا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سیلز یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور میٹابولزم جو ہے سیلز کو کام سر انجام دینے کے لیے قوت فراہم کرتے ہیں۔ چونکہ جسم کی اکائی بھی سیل ہی ہے، سیل میں نیوکلس ہوتا ہے جو کہ سیل میں نیوٹرن یعنی کہ نیوٹرل سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، نیوکلس حکم جاری کرتا ہے، جبکہ رائبوسوم اس کو یعنی کہ سیل کو
सेल में मौजूद कुव्वत को यानी कि पूरे जिस्म में बॉडी में कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, नमकियात की खुराक को पहुँचाते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड को मिलाने का काम भी राइबोसोम ही काम सर अंजाम देता है। मैदे में मौजूद गैस्ट्रिक जूस जो पैदा होता है, जो कि भूख का एहसास पैदा करता है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही जानवर खाने का ख्याल करता है और भूख पैदा गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही होती है। और ये जूस दो हिस्सों में तकसीम होता है। नंबर 1 पेप्सन, और कार्बोहाइड्रेट्स को पेप्सन जो होता है प्रोटीन को मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। ज़बान की सतह पर छोटे छोटे जो सुराख होते हैं ये भी इसको टीट बर्ड्स कहते हैं, जिसको हम यानी कि कहते हैं कि ये जायका जानवर की खुराक या इंसानों में जो जायका हम पर तमीज़ करते हैं वो इसी वजह से ही करते हैं। जिसम में कार्बोहाइड्रेट्स का ब्लॉक ग्लूकोज होता है, चिकनाई एसिड और चिकनाई ब्लॉक की अकाई की होती है, जिसमें पानी की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों में ये हद तकरीबन 80% से और बड़े आदमियों में, बड़े जानवरों में 60% तक होती है। और इसके अलावा जिस्म में मादनियात कैल्शियम वगैरह होता है। बीमारी मजबूत हड्डियाँ कैल्शियम ही की वजह से होती है। जुगाली करने वाले जानवरों का तरीका, खुराक हज़म करने का तरीका घोड़ों से मुख्तलिफ है। घोड़ों की आंतों में एक हिस्सा होता है, इसको सिकम कहते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा हर किस्म की खुराक को हज़म कर लेता है। ये सलाहियत दूसरे जानवरों में नहीं होती। जानवरों के मैदे का जो बड़ा हिस्सा होता है इसको रूमन यानी कि जुगाली करने वाले जानवरों में और घोड़ों में सिकम यानी कि आंतों में ये अमल होता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म जो खामरों यानी कि एंजाइम को हज़म करने में इसको सेलुलोज कहते हैं, जो हज़म करने में इसको मदद देते हैं, जो कि फ़ायदेमंद जरासीम भी इसी वजह से माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो कि जुगाली करने वाले जानवरों में खुराक को तोड़ फोड़ करना और सलाइवा पैदा करना और खुराक को हज़म करने में इसका माइक्रोफ्लोरा मदद करते हैं। और जानवर जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं इनमें हम यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी जानवरों में जो जुगाली नहीं करते, सिंगल स्टमक वाले जो होते हैं, सिंपल स्टमक वाले, इनमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये कैविटी नहीं होती। क्योंकि सेलुलोज जो होता है ये जानवरों में खुराक को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है, और जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज को मुख्तलिफ इनके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके जुज़्व बदन करके खुराक में खून और मैदा में यानी कि ताकत और खुराक की हज़म करने में सलाहियत पैदा करते हैं। अगर यूरिया मिली तूड़ी का इस्तेमाल किया जाए सब्ज़ चारे के बराबर, तो जानवर के जिस्म में मौजूद यानी कि कैल्शियम की, फास्फोरस की, बाकी मिनरल की डेफिशिएंसी जो होती है वो यूरिया की वजह से पूरी होती है। ये सिर्फ जुगाली करने वाले जानवरों में ही ये अमल हम कर सकते हैं।